नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम आज हमारे 16th क्लास है आई गेस 17th, तो 17th क्लास में मिल रहे हैं और हमें आज जो है हमारा लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर उसे फिनिश करना है। बहुत सारी लूप्स बची है हमारी, हमने सिर्फ फॉर लूप से चालू किया था, लेकिन उसके पहले हम लोग कल जो देख रहे थे उसकी एक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट देखे, ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड देखे। अब ऑब्जेक्ट में हमने जो देखा था उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या था, सबसे पहले एक शॉर्टकट में आपको बता दूं कि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर था एरे डेटा स्ट्रक्चर में कैसे डेटा भरते थे हम लोग, एक स्क्वायर ब्रैकेट लेते थे, उसमें सब कुछ डेटा भर देते थे, कॉमा, उसमें कोई भी तरह का डेटा चलता था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो डेटा किस चीज़ को डिनोट करता है ये पता नहीं था। जैसे सचिन क्या है, तेंदुलकर क्या है, बैट्समैन 86 क्या है, पता नहीं चलता था। इसका सॉल्यूशन चाहिए था। और यहाँ पे एरे जो था इंडेक्स बेस्ड था, इंडेक्स यानी 0 से चालू होता था उसका इंडेक्स, उसका एड्रेस, एक तरह से इंडेक्स बोले तो उसका एड्रेस। अब उसका एड्रेस 0 से चालू होता था और सो फोर्थ एंड सो ऑन, और उसी इंडेक्स को लेके हम उसे उसका कुछ ऑपरेशन कर सकते थे, बाहर निकाल सकते थे, अंदर डाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि डाटा क्या डिनोट करता है ये हमें पता नहीं चलता था। ऐसे केस में हमारे पास जो नया डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल था वो था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जो आपका डेटा जाता था वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में जाता था। इसमें क्या होता था कि एक आप ऑब्जेक्ट बनाइए, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद उसको एक कर्ली ब्रेसेस में आप जो भी लिखेंगे उसमें आपको 2 के पेयर में लिखना है। पहला लिखना है आपको की, और की के बाद देना है आपको कोलन, और कोलन के बाद आपको लिखना है उसकी वैल्यू। ठीक है। अब जब इसमें आपकी की है, किसी चीज़ का एड्रेस उसका की है, किसी डेटा का उसका जो एड्रेस है, एक तरह से उसका आइडेंटिफायर उसकी की है, तो हमें ऑर्डर की ज़रूरत नहीं। तो हमने ये देखा था कि जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इवन अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अगर कंसोल में लॉक करते थे तो हमें जो ऑब्जेक्ट की सारी कीज़ जो है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्ड मिलती थी, वो कन्वीनियंस के लिए, एज सच उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर ये जो हमें एक्सेस करना था उसकी की को लेके हम लोग एक्सेस करते थे, और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट डॉट की दबाते थे हमारे पास 2 नोटेशन थे, एक डॉट नोटेशन और एक ब्रैकेट वाला नोटेशन। डॉट नोटेशन में हम क्या करते हैं, उसका सचिन ऑब्जेक्ट या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नाम लेते हैं, उस पर डॉट लगाते हैं और उसके अंदर जो भी की है उसे दबाएंगे, उसे लिखेंगे तो हमें वो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा था हमारे पास स्क्वायर नोटेशन, और स्क्वायर नोटेशन में जब हम वैल्यू की वैल्यू पास करते हैं तो स्ट्रिंग के फॉर्म में करना होता है। हमें ये भी देखा था हमने, जैसे यहाँ पे हमने सचिन डॉट फर्स्ट नेम, यहाँ पे डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन में आपको कुछ इस तरह से भेजना है कि सचिन ऑब्जेक्ट, और ब्रैकेट में लिखना है आपको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लास्ट नेम। और इसका फ़ायदा ये था कि इसमें हम डायनामिकली डेटा पास कर सकते थे। डायनामिकली इन द सेंस, इस जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें आप एक एक्सप्रेशन भर सकते हैं। एक्सप्रेशन इन द सेंस जिसकी कुछ वैल्यू इवैल्यूएट होती है आगे चल के, वो उस वैल्यू को कंसिडर करेगा, ना कि यहाँ जो लिखा है उसको। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लास्ट प्लस नेम की है, इसकी जो आंसर आती है, इसका जो आंसर आता है वो आंसर आता है लास्ट नेम, क्योंकि हमने नेम की को नेम से असाइन कर रखा है। तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट जो आएगा वो कंसिडर किया जाएगा। जबकि अगर यही चीज़ हम डॉट नोटेशन के साथ करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि एरर आएगी। इवन हम डायनामिकली अगर डेटा पास करें, कुछ इस तरह से की पास करें जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो उसे डॉट नोटेशन में डायरेक्टली सर्च करने की कोशिश करेगा आपके ऑब्जेक्ट में, और जो अगर उसे नहीं पाई गई तो वो एरर देगा, ऑब्वियस बात है। फिर हमने देखा कि इस पर कुछ जो ऑब्जेक्ट पे मेथड है। अब सबसे पहले हमने देखा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो की होती है वो तो ज़्यादातर स्ट्रिंग ही होती है, स्ट्रिंग, सिंबल, या फिर बाकी की भी हो सकती है नंबर के साथ, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर के साथ स्टार्ट हो सकती है। अब इसमें क्या है कि जो आपकी वैल्यू है, वैल्यू कोई भी डेटा हो सकती है, एरे भी हो सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट भरेंगे तो उसे क्या कहेंगे, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। क्योंकि एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर अगर रहता है, तो जैसे एरे के अंदर अगर एरे भर रहे हैं एक डेटा, तो उसे कहते हैं नेस्टेड एरे।
अगर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भर रहे हैं तो उसे कहेंगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो कोई भी चीज़ सेम सिमिलर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलर डाटा स्ट्रक्चर रहता है तो उसे कहते हैं नेस्टेड। नेस्टेड मतलब एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़। अब इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट भी भर सकते हैं, और एक चीज़ हमने सीखी कि जब हम ऑब्जेक्ट भी भर सकते हैं साथ ही साथ हम की वैल्यू एक फंक्शन भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक की बनाई टोटल ईयर प्लेड, और टोटल ईयर प्लेड में हमने उसे क्या असाइन किया वैल्यू, उसकी वैल्यू थी फंक्शन। और हमने एक चीज़ सीखी थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपका एक फंक्शन बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप एक फंक्शन बना रहे हैं तो उस फंक्शन को कहा जाता है मेथड। एग्जैक्टली, उसे मेथड कहा जाता है। अब ये हो गई आपकी मेथड। अब और एक चीज़ हमने देखी थी इसमें कि हर ऑब्जेक्ट, कोई भी आप ऑब्जेक्ट डिफाइन कीजिए, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, उसके साथ एक कीवर्ड आता है। क्या आता है? दिस कीवर्ड। हाँ, हर ऑब्जेक्ट जो आप बनाएंगे उसके साथ ऑटोमेटिकली एक दिस कीवर्ड आता है। अब होता क्या है कि वो दिस कीवर्ड उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, और इस दिस कीवर्ड का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, मेथड को इन्वोक कर सकते हैं, या फिर मेथड में डेटा बुला सकते हैं। सेम जैसे हमने यहाँ पे टोटल ईयर प्लेड फंक्शन लिया, उसमें हमने दो पैरामीटर लिए, रिटायरमेंट ईयर, डेब्यू ईयर। फिर रिटर्न क्या करना है हमें, रिटायरमेंट ईयर माइनस डेब्यू ईयर। अब हमने क्या किया, ये जो रिटायरमेंट ईयर और डेब्यू ईयर है ये हमने मैन्युअली भरने के लिए यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे जो लिखे हैं पैरामीटर्स, ये पैरामीटर जब हम यहाँ पे मैन्युअली लिख रहे हैं तो हम जब इस फंक्शन को इन्वोक करेंगे तो हमें मैन्युअली भरने पड़ेंगे। और दूसरी बात, जब हम ये मेथड कोई बनाते हैं तो वो मेथड डायरेक्टली रन नहीं होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो फंक्शन डायरेक्टली रन नहीं होगा, उसे इन्वोक करना पड़ेगा। और इन्वोक करने के लिए हमें सबसे पहले उसे इन्वोक किस तरह से किया जाता है कि हम लोग एक सचिन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे, डॉट उसकी मेथड टोटल ईयर प्लेड, और यहाँ पे हमने एक उसके पैरामीटर पास कर दिए। तो ये हो गई आपकी मेथड इन्वोक। अब फिर उसे हमने किसी मेथड प्रॉब्लम इसमें स्टोर नहीं किया है अभी इस स्टेज पे, तो हम लोग क्या करेंगे, सचिन ऑब्जेक्ट डॉट टोटल ईयर प्लेड, ये यहाँ पे डायरेक्टली रन हो जाएगी। लेकिन क्या फ़ायदा अगर मैं मैन्युअली इसमें डेटा भर रहा हूँ, जबकि मेरा डेटा इसी में अवेलेबल है ऑब्जेक्ट में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दिस कीवर्ड का उपयोग कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपको देना है फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, एक तरह से एनोनिमस फंक्शन, क्योंकि ये एक तरह से इसी का असाइंड है। अब करना क्या है हमें कि यहाँ पे जो रिटायरमेंट ईयर है, ये यहाँ पे आर्गुमेंट पैरामीटर्स नहीं देने हैं, और यहाँ पे ये जो रिटर्न है, रिटर्न में दिस डॉट रिटायरमेंट ईयर यहीं से उठा है, तो यहाँ रिटायरमेंट ईयर के सामने हमें लगाना पड़ेगा दिस। तो हमने वो किया था, क्या कहाँ किया है, इस मेथड में। हाँ, हमने एक प्रॉपर्टी बनाई, नई की बनाई। नई की कैसे बनाएंगे, इसी में एक नई की बनाएंगे, ये मेथड के बाहर की जो बनेगी हमारी मेथड के बाहर बनेगी, लेकिन हम डायनामिकली की तैयार कर रहे हैं। हम प्रोग्राम रन करते हुए, फंक्शन रन करते वक्त एक नई की बना रहे हैं। अब जैसे हमने एक नई की बना ली, क्या की बनाई है हमने की बना ली है दिस डॉट ईयर्स प्लेड। दिस का अर्थ क्या हुआ, दिस का अर्थ हुआ इसी फंक्शन में हमें चाहिए ईयर्स प्लेड नाम की ये की। और ये की कब बनेगी, जब ये फंक्शन इन्वोक होगा, रन करेगा, तभी ये कोड चलेगा ना। तो ये कोड जब फंक्शन जब इन्वोक होगा तो दिस डॉट रिटायरमेंट ईयर, दिस मतलब इसी ऑब्जेक्ट में से हमें उठाना है ये रिटायरमेंट ईयर, और इसी ऑब्जेक्ट में से हमें उठाना है ये डेब्यू ईयर। डेब्यू ईयर कहाँ है हमारा, थोड़ा ऊपर है आई गेस, है ओके। तो डेब्यू ईयर उठाना है। अब इसकी एक वैल्यू आएगी, वो इस की में स्टोर होगी। जब ये की यहाँ पे बनेगी, इस फंक्शन को रन किया जाएगा, तो ईयर्स प्लेड एक की बनेगी इस तरह से, और उसकी जो वैल्यू होगी, ये की बनी, इसकी वैल्यू होगी इसका, इस एक्सप्रेशन का आंसर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो ये बनेगा। अब नई की बन गई, हम इसको इन्वोक करते हैं। ठीक है, जब इन्वोक करेंगे तो ये फंक्शन एक्टिवेट होगा, रन होगा, रन हुआ तो हमारी की बन गई, और जब की बन गई तो हम डायरेक्टली की को एक्सेस कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेज में।
आ गया आपका यहाँ पे समझ में? हाँ। अब धिस कीवर्ड के साथ हमने और एक पेक्युलरिटी देखी थी कि जो हमारा धिस कीवर्ड है वो उसी फंक्शन को पॉइंट करेगा जिसमें वो मेथड कॉल होगी। इसके लिए हमने एक उदाहरण समझा था कि होता क्या है कि जब हम एक ब्लैंक पेपर ले सकते हैं या फिर इसी में ले लेते हैं, हम यहाँ पे एक ऑपरेशन कर सकते हैं कि हाँ, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट है सचिन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सचिन ऑब्जेक्ट। सचिन ऑब्जेक्ट में मेरी एक मेथड है, मेरी ईयर्स प्लेड, टोटल ईयर प्लेड। कौन सी? टोटल ईयर प्ले। इस मेथड को अगर मैं कॉपी करूं विराट ऑब्जेक्ट, इसमें मैंने इसी मेथड को कॉपी कर दिया। फिर मैंने युवराज ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें भी मैंने कॉपी कर दिया। जब इस मेथड को मैं एक ही बार, क्योंकि हमें ड्राई प्रिंसिपल फॉलो करना है, रिपीट नहीं करना है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। और इस फंक्शन को सचिन में डिफाइन किया, इसमें मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद जब मैं इस फंक्शन पे ये मेथड बुलाता हूँ तो इस फंक्शन पे विराट ऑब्जेक्ट डॉट टोटल ईयर प्लेड अगर मैं इस पे बुलाता हूँ तो इस केस में क्या होगा कि इसका जो धिस ऑब्जेक्ट है वो किसे पॉइंट करेगा? विराट को। अगर इस पे बुलाता हूँ तो इसका धिस ऑब्जेक्ट किसे पॉइंट करेगा? युवराज को। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट कॉलिंग मेथड है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट दिस इज द ऑब्जेक्ट कॉलिंग द मेथड टोटल ईयर प्लेड, दिस इज द ऑब्जेक्ट कॉलिंग टोटल ईयर प्लेड, दिस इज द ऑब्जेक्ट कॉलिंग टोटल ईयर प्लेड। जो ऑब्जेक्ट मेथड बुलाएगा उसी को वो पॉइंट करेगी, ना कि उसके जहां पे डिफाइन हुआ है। डिफाइन कहाँ हुआ था ऑब्जेक्ट मेथड? सचिन पे, उसे पॉइंट नहीं करेगा, जो बुलाएगा उसे पॉइंट करेगा। क्लियर हो गया आपको? जस्ट अ मिनट, हम एक काम कर सकते हैं, कोड एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट था, कौन सा ऑब्जेक्ट था? सचिन ऑब्जेक्ट। इसकी एक मेथड थी, उस मेथड को हमने विराट ऑब्जेक्ट में कॉपी किया। कैसे किया? विराट मेथड एक की ली, उसमें हमने सचिन ऑब्जेक्ट डॉट टोटल ईयर प्लेड, ये इसमें कॉपी हो गई। जब इसे बुलाते हैं तो वो सचिन विराट को ही पॉइंट करेगी। अब ये सब कुछ हमने देख लिया था। यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट चीज़ देखनी थी वो हमने देखी थी लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो हम हमारे लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और उसे फिर कैरी ऑन करेंगे। लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, अब हमने ये देखा कि लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्यों है। लूप क्या है? लूप यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, इसका अर्थ होता है कि एक ही चीज़ में उसी में घूमे जा रही है, उसी चीज़ में स्टक हुई है। लूप पे गाना चलना मतलब सेम गाने को रिपीट करना। हमें क्या चाहिए कि किसी कोड को या किसी लाइन को रिपीट करना है, इसके लिए हमारे पास है लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर हम प्रोग्राम को जैसे 1 से लेकर 1000 तक हमें डेटा लिखना हो, नंबर लिखने हो, तो हमें console.log 1 2 3 ऐसा 1000 तक लिखना पड़ेगा। कोड को इनएफिशिएंट बनाएगा, जबकि कोड का काम क्या है कि आप ऑटोमेट करें सारी चीज़ें, ना कि मैन्युअली लिखें। तो ऐसे केस में हमारे पास था लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसका अगर एम और ऑब्जेक्टिव देखें, लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली एक ब्लॉक ऑफ कोड को चलाया जाएगा। इसमें बहुत सारे लूप्स हैं, जैसे हमारे पास है फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप, फॉर ईच लूप, और इसमें कुछ ब्रेक्स, कुछ स्टेटमेंट भी हैं। स्टेटमेंट है जैसे ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, इसमें भी देखेंगे। नेस्टेड लूप भी है, और फिर कौन सी राइट चूज़ करनी है ये भी हम देखेंगे। अब फॉर लूप सबसे सिंपल लूप है। फॉर लूप क्या होता है? डेटा को रिपीट करेगी, या फिर आपका कोड जो है उसे रिपीट करेगी। आप इसमें क्या करते हैं, एक फॉर लिखते हैं, एक पैरेंथेसिस देते हैं, और एक
ब्रेस देते हैं। ठीक है, क्या हुआ? तो फॉर एक कंडीशन और एक कुछ इस तरह से इसका बाकी लिखेंगे। यहाँ पे जो लिखेंगे ये बार बार रिपीट होगा। इसमें 3 पैरामीटर, 3 आर्गुमेंट जाते हैं, 3 पैरामीटर जाते हैं। 3 पैरामीटर कौन सा? सबसे पहला था आपका इनिशियलाइजेशन, जो कुछ आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं वो इनिशियलाइजेशन। दूसरा था आपका कंडीशन, कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो लूप रन करेगी, कंडीशन फॉल्स लूप बंद। फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, इसका हमने सिंपल सा एग्जांपल देखा था, जैसे दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वंस, ये पहली बार में एग्जीक्यूट होता है। फिर क्या होता है? दिस एक्सप्रेशन, जो कंडीशन है, जब तक कंडीशन है तब तक चलती है। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या करता है? जो आपका ये इनिशियलाइजेशन है उसे घटाने या बढ़ाने का काम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है। इसका हमने एक सिंपल सा एग्जांपल देखा था, कि एग्जांपल ये है, हमारा एक एग्जांपल हमने बनाया था, एक सिंपल कोड था कि अगर 1 से लेके 100 तक हमें चेक करना है कौन सा नंबर ऑड है, कौन सा नंबर इवन है। अब रिपीटेशन वाला टास्क है, 2 से डिवाइड करो, क्या है? नंबर को 2 से डिवाइड करो, अगर उसका डिविडेंड रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन रहेगा, अगर 1 या कुछ और भी आता है तो वो रहेगा ऑड। ये हमें सिंपल रिपीटेशन वाला टास्क है। इसमें हमने क्या किया, इस लूप को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि एक लूप समझ गई बाकी सारी आसान हो जाती। सबसे पहले ये जब फॉर इनकाउंटर करेगा, फॉर का अर्थ उसे समझ में आएगा कि ये लूप है, इसे रिपीट करना है। फिर सबसे पहली हमारी इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या करते हैं? हम टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं। टेम्पररी वेरिएबल मैंने कहा था, अगर आपका एक चलने वाला है लास्ट तक वेरिएबल तो उसे कॉन्स्ट से ले लीजिए, वैर का आप उपयोग मत कीजिए, और लेट उसी कंडीशन में लेना जहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल। तो टेम्पररी वेरिएबल मतलब क्यों? क्योंकि इस आई का जो मतलब है या फिर इसका काम जो है इसी लूप तक है, उसके बाहर कोई काम नहीं है, उसका लूप तक ही है ना। तो मैं टेम्पररी वेरिएबल ले लिया, आई, लेट आई इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करने के बाद दूसरी लिखी मैंने कंडीशन, आई लेस दैन और इक्वल टू 100। अगर 100 से नीचे है आई की वैल्यू, ये सेम आई है, इसकी वैल्यू अगर 100 से नीचे या 100 से बराबर है तो लूप कंटिन्यू होगी। 101 होने पे, 102 होने पे इसकी लूप ब्रेक होगी। और आई प्लस प्लस, क्योंकि आई को बढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि इस मैकेनिज्म में तो कहीं बढ़ाने का स्कोप है नहीं ना, ये तो चेक कर रहा है और ये इनिशियलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया। अब होता क्या है, सबसे पहले इसमें जब आई की वैल्यू शुरुआत में आई इज इक्वल टू 1 होती है, इनिशियलाइज कर दिया, फिर ये जाएगा, ये एक ही बार में चेक होगी, एक ही बार में चेक होगी। फिर आई लेस देन 100 है क्या चेक करेगी। पहले कंडीशन चेक, कंडीशन चेक इस कॉलम में लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कंसोल में क्या हरकत होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक ये कर दिया। अब कंडीशन चेक आई लेस देन 100 है, क्या लेस देन 100 है, लेस देन और इक्वल टू 100 है, तो इसकी आंसर आई है ट्रू। ट्रू आंसर आया, ये ट्रू आया, लूप कंटिन्यू होगी। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट कंपाइलर इस पे जंप करेगा और आई की वैल्यू नेक्स्ट इटरेशन में, अब जो आई की वैल्यू है वो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 या आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू होगी 2, लेकिन अभी तक प्रिंट नहीं हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जाएगा, अंदर जाएगा, क्योंकि कंडीशन तो ट्रू थी और इसने बढ़ा के रख दी है। इसने ये जो वैल्यू है आई की वो बढ़ा के रख दी है, लेकिन कहीं रिकॉर्ड में नहीं ली है। अब अंदर जाएगा क्योंकि वैल्यू हमारी ट्रू थी। फिर चेक करेगा इफ आई परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0, चेक करेगा, डिवीजन करेगा। अगर तो ट्रू है तो पहली लूप में जाएगा, अदरवाइज दूसरी लूप में जाएगा। अब 1 हमारा जो होता है इवन नहीं होता है, ऑड होता है, इसमें आएगा कुछ ना कुछ, जैसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 0.5 आता है, तो ये दूसरी लूप में जाएगा और यहाँ पे लिखेगा आई इज ऑड, तो यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि ये डायनामिकली आई की वैल्यू देखिए किसकी वैल्यू है, अभी आई की वैल्यू 1 है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी 1 इज ऑड। ठीक है,
अब नेक्स्ट इटरेशन, लूप सही थी, फिर से इस पे जाएगा। अब पहली बार में ये चेक नहीं होगा। अब लेट i इज इक्वल टू 1 था, i बदल रहा है। अब i की वैल्यू कितनी है? i की वैल्यू 2 है। कंडीशन चेक करेगा, क्या i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 100 है? अगर आंसर ट्रू आता है तो क्या करेगा, i की वैल्यू बढ़ा देगा तुरंत। i की वैल्यू बनाएगा 3, i की वैल्यू बन गई 3, फिर नीचे आएगा, चेक करेगा क्या 2 डिविजिबल बाय 2 है, 0 रिमाइंडर आता है। ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आने के कारण ये पहली लूप में फंसेगा, पहली लूप में जाएगा और यहाँ पे लिखेगा 2, क्योंकि 2 पे ही ऑपरेशन चल रहा है, 2 इज इवन लिखा। फिर अब नीचे के वाले में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इफ और इल्स कंडीशन में एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दोनों नहीं होंगे। अब हमारी i की वैल्यू कितनी है? 3। i की वैल्यू 3 है, चेक करेगा लेस देन और इक्वल टू 100, आंसर आएगा ट्रू। फिर यहाँ पे लिखेगा, पहले ब्लॉक में जाएगा या दूसरे ब्लॉक में जाएगा, क्योंकि अंदर घुसेगा ना ये, पहले ब्लॉक में जाएगा, दूसरे वाले में जाएगा, दूसरे वाले में जाएगा 3 इज इवन। हाँ, और उसके पहले i की वैल्यू बढ़ा देगा वो, है ना। हाँ, i की वैल्यू 4 करेगा, यहाँ पे 3 इज ऑड, सेम कंडीशन चेक करेगा 100 ट्रू। अब कोई एक कंडीशन आएगी कि i की वैल्यू एक समय पे 100 होगी। जैसे यहाँ पे मैंने मान के चला 99 चल रहा था और i की यहाँ पे एक बार i की वैल्यू 100 हो गई। ये चेक करेगा क्या 99 हाँ, यहाँ पे चेक करेगा क्या 99 100 से लेस है। जैसे लास्ट इटरेशन चल रहा है, i की वैल्यू 99 थी, चेक किया क्या 99 से लेस है 100, हाँ ट्रू है। जैसे ही ट्रू है ये नेक्स्ट पे आएगा, i की वैल्यू इमीडिएटली उसे बना देना 100 बना दी। अब फिर इसके अंदर आएगा 99 चेक करेगा, पहले लूप में नहीं फंसेगा क्योंकि ऑड है, दूसरे वाले में आएगा तो यहाँ पे लिखेगा 99 इज ऑड। अब जब 100 की बारी आएगी, इसे चेक करेगा। अब i की वैल्यू 100 है, चेक करेगा लेस देन और इक्वल टू 100, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो ये ट्रू होगी। अब ट्रू हो गई। अब जैसे ही ट्रू होगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू इमीडिएटली वो सेट कर देगा 101 हो गई। फिर यहाँ पे अंदर जाएगा, चेक करेगा पहली या दूसरी, पहली, तो लिखेगा 100 इज इवन और ये चेक किया। फिर अभी नेक्स्ट लूप की साइकिल आएगी, अब चेक करेगा 101, i की वैल्यू 101, चेक करेगा क्या लेस देन और इक्वल टू 100 है। पहली वाली फॉल्स आती, दूसरी वाली भी फॉल्स आती, तो लूप इमीडिएटली ब्रेक होगी और इसके बाहर चला जाएगा कंट्रोल। नेक्स्ट कोड एग्जीक्यूट होना चालू हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया ये लूप किस तरह से काम करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि आपके ज़्यादातर लॉजिक इसी के ऊपर रहेंगे। हाँ, क्योंकि आपको प्रोग्राम में क्या चाहिए, रिपीटेशंस चाहिए। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके ऊपर हम काफ़ी सारी एक्सरसाइज करेंगे, डोंट वरी। अब हमारी जो नेक्स्ट लूप है वो है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या है कि अब इस लूप में समझिए आप, इस लूप में एक प्रॉब्लम थी। हाँ, प्रॉब्लम इन द सेंस एक पेक्युलियरिटी थी। पेक्युलियरिटी क्या है कि हमें पता है कहाँ तक चेक करना है, 5 तक, 1000 तक। कंडीशन हमें पता है ना कहाँ तक चेक करनी है, 1000 तक चेक करनी है, 1 लाख तक चेक करनी है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू सेट कर रखी थी कहाँ तक चाहिए हमें, i लेस देन 5, i लेस देन और ग्रेटर देन 500, 200। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है जहाँ पे हमें पता ही नहीं कि वो वैल्यू कहाँ तक रन करनी है या फिर प्रोग्राम कहाँ तक रन करना है। कैसी कंडीशन हो सकती है ऐसी? जैसे मैं अगर वो डाई होती है, आप सांप सीढ़ी लूडो खेलते हैं, उसमें 6, 5, 4, 6 फेस होते हैं उसके। हाँ, अब मुझे 6 चाहिए, लेकिन मैं कितनी बार डाई को रोल करता हूँ तो 6 आएगा,
इसकी कोई गारंटी है क्या 6 आएगा? मैं पहली बार में रोल करूँ डाई को तो 6 आ सकता है, दूसरे में आ सकता है, 1000 बार रोल करूँ डाई को तो भी नहीं आ सकता, मैं दिन भर करता रहूँ तो भी नहीं आ सकता, है ना? प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी किसी भी तरह रोल हो सकती है। तो इस कंडीशन में डाई रोल करना, तो डाई रोल करने में हमें पता नहीं है ना कि कितनी इटरेशन लगेगी। इटरेशन मतलब कितनी बार घुमाना पड़ेगा या फिर लूप चलेगी। डाई में पता नहीं है हमें, पहली बार भी हो सकता है, दूसरी बार भी हो सकता है, 1000 बार भी हो सकता है, लाख बार भी हो सकता है, 5 तक आए और रुक जाए, हो सकता है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन पता नहीं है। अब ऐसी कंडीशन के लिए हम कौन सी लूप लेते हैं? ऐसी कंडीशन के लिए लेते हैं हम व्हाइल लूप। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका? दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है पासवर्ड का। जैसे मैं एक पासवर्ड सेट कर दूँ आपके गेट के लिए, एक लॉक डिज़ाइन कर रहा हूँ, डिजिटल लॉक आते हैं आजकल, आप गेट में जाइए, हाँ, तो वहाँ पे आप नंबर दबाइए और लॉक खुल जाएगा। अब जब तक आपका नंबर सही नहीं रहता, मैं कैसे आपको अंदर जाने दूँ, है ना? एटीएम, हाँ, एटीएम है। अब हाँ, एक कैविएट होता है कि कुछ नंबर के बाद 3 चीज़ों के बाद ब्लॉक होता है, लेकिन चलो मान के चलिए कि वो लॉजिक जो है वो एक बार वो लॉजिक हटा देते हैं कि आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कीजिए, आप दिन भर ट्राई कीजिए। लेकिन मैं आपको आपकी कंडीशन ट्रू तभी कराऊंगा जब आपका आंसर सही हो, आपका पासवर्ड या पिन सही हो। ऐसी केस में मुझे क्या पता नहीं है ना कितनी बार वो लूप रन करना पड़ सकता है। हो सकता है कोई नया चोर हो, वो पासवर्ड चेक कर रहा हो। अब ऐसे कंडीशन में लूप को तो पता नहीं है कितनी बार रन करना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें उपयोग में आती है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या कहती है? द लूप एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। अगर कोई कंडीशन ट्रू है तब तक रन करेगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई आपका कोड एग्जीक्यूशन बंद। दिस लूप इज यूज्ड वेयर नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन इन एडवांस। नंबर ऑफ इटरेशन हमें पता नहीं है, कितनी बार लूप रन करनी पड़ सकती है पता नहीं है, वहाँ पे ये काम में आती। जैसे रोलिंग अ डाई विल गेट 6, डाई का आपने एग्जांपल देख लिया। व्हाइल का सिंटैक्स हमने देखा था आई गेस। क्या है इसमें? सिंपल सा है, पहले व्हाइल उसमें लिखते थे हम फॉर, इसमें लिखते हैं हम व्हाइल, WHILE व्हाइल, और एक पैरेंथेसिस होता है, और इसमें इनपुट जो होता है ना पैरामीटर एक ही होता है। पहले में 3 थे, इनिशियलाइजेशन, दूसरा था आपका कंडीशन, तीसरी थी आपकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इसमें होता है सिर्फ एक। और इसमें जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये ब्लॉक ऑफ कोड तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू है मतलब ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड है, जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये रन करेगा। अब यहाँ पे हम इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल हम क्या करते हैं कि एक लॉक डिज़ाइन करते हैं, एक लॉक डिज़ाइन करेंगे और उस लॉक में क्या करेंगे, एक पासवर्ड हम हमारी साइड से सेट करेंगे। अब चोर के लिए कुछ इनपुट भी देना पड़ेगा कि चोर कितनी बार इनपुट डालेगा, या फिर कोई यूज़र है उसके लिए एक इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट देगा जो यूज़र यहाँ से, जैसे ये मेरा हाथ जो है लेफ्ट हैंड, इसे समझ लीजिए आप यूज़र इनपुट, इसे समझ लीजिए ये जो हमने इसका लॉक सेट किया है वो पासवर्ड। जब ये दोनों एक दूसरे से मैच होंगे, ये दोनों एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, मैच होने के बाद ही लॉक खुलेगा ना, अदरवाइज खुलेगा नहीं। अब यहाँ का जो है ये जो इनपुट देने वाला है, ये कभी इनपुट इस तरह से दे सकता है, कभी इस तरह से दे सकता है, कभी उस तरह से दे सकता है, कैसे भी दे सकता है। अब ये इनफाइनाइट टाइम है इसके पास, जब ये मैच करेगा तभी खुलेगा। इनफाइनाइट लूप चल सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे व्हाइल लूप का उपयोग करेंगे। हम एक लॉक डिज़ाइन कर लेते हैं, बेटर होगा हमारे लिए कि एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे इस फॉर को हम अभी क्रॉस कमेंट आउट प्रॉपर वर्ड है उसके लिए। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेते हैं व्हाइल लूप। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं एक व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप में हमें क्या चाहिए, एक सिंटैक्स बना लेना है हमें। ये तो तय है हमारी व्हाइल लूप लेनी है, थोड़ा इसे ऊपर कर लेते हैं। ओके, अब व्हाइल लूप ले लिया हमने। अब व्हाइल लूप में हमें क्या चाहिए, एक पासवर्ड कंपेयर करना पड़ेगा ना कंडीशन में, कि पासवर्ड जो है हमारा सेट किया हुआ, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कंडीशन, 2 कंडीशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पासवर्ड सेट करना होगा। तो पासवर्ड हम कहाँ करते हैं, इसके ऊपर की लाइन में सेट करते हैं। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड कॉन्स्ट पासवर्ड, और पासवर्ड में हम एक पासवर्ड सेट कर देते हैं। एक काम करते हैं, 555 पासवर्ड सेट कर देते हैं।
555 पासवर्ड सेट कर दिया हमने। अब ये हमारा हो गया यूज़, जो लॉक में पासवर्ड लगेगा वो, इसे कंपेयर करना पड़ेगा और इसको यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले पासवर्ड। अब इसे किसके साथ चेक करें, कुछ तो होगा जिसके साथ यूज़र इनपुट देने के लिए चाहिए होगा। तो हम यूज़र इनपुट के लिए यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। क्या वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इनपुट नंबर। इनपुट नंबर से अच्छा होगा हम पासवर्ड कर ले, इनपुट पासवर्ड, इनपुट पासवर्ड कर लेते हैं। और इनपुट पासवर्ड जब हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये बदलेगा प्रोग्राम में, क्योंकि इनपुट पासवर्ड कभी 1 होगा, कभी 50 होगा, कभी 55 होगा, 555, 666 कुछ भी हो सकता है, तो बदलेगा ना। तो यहाँ पे इनपुट पासवर्ड ले लिया। फिर क्या करते हैं, इसे चेक करना पड़ेगा पासवर्ड के साथ, हमें कंडीशन भी तो चेक करनी है। तो यहाँ पे एक नॉट इक्वल टू, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स रहेगी, क्या है, कंडीशन ट्रू है, एक नॉट इक्वल टू पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू इनपुट पासवर्ड। ठीक है, जब तक ये जो है ना, ये दोनों अलग अलग है, पासवर्ड और इनपुट पासवर्ड अलग अलग है, तब तक आपकी लूप चलती रहेगी। ठीक है, जब तक, अब कंडीशन मैंने यहाँ पे फॉल्स वाली लगाई है ना, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड है आपकी लूप चलती रहेगी। अब लूप में मैं क्या करूँगा, एक इनपुट पासवर्ड के लिए भी मुझे कुछ लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ मैं एक इनपुट नंबर डिफाइन कर दूंगा। अब जब मैंने एक बार लेट ले लिया है तो दूसरी बार लेट लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी को वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी ना। तो इनपुट पासवर्ड इसे सेट कर देते हैं हम लोग प्रॉम्प्ट, कुछ यूज़र से प्रॉम्प्ट लेंगे हम लोग, प्रॉम्प्ट, और इसमें लिखेंगे एंटर द पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड। और हमने देखा था कि जब हम प्रॉम्प्ट से कोई भी कमांड लेते हैं तो वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आती है। हम चेक कर रहे हैं नंबर के साथ, तो बेटर होगा कि हम इसे नंबर में कन्वर्ट कर लें, टाइप कन्वर्जन। और टाइप कन्वर्जन करने के लिए हमने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसे पैरेंथेसिस में लेना है और नंबर का कंस्ट्रक्टर लिखाना है। नंबर लिख लिया, नंबर का कंस्ट्रक्टर। अब नंबर का कंस्ट्रक्टर आपका आ गया है, नंबर बन गया है, यहाँ पे आपका कुछ ये आ गया। अब इसमें आगे लिखना पड़ेगा कि आपका मैसेज कुछ तो लिखना पड़ेगा कि पासवर्ड रॉन्ग है, राइट है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि कंडीशन हमारी पासवर्ड रॉन्ग की है, जब तक पासवर्ड रॉन्ग रहेगा, नॉट इक्वल टू ओरिजिनल पासवर्ड रहेगा, आपकी कंडीशन लूप चलती रहेगी। तो हमें लिखना है यहाँ पे console.log, एक काम कर सकते हैं console.log, और console.log लिखने के लिए आप log लिखिए, उसमें एक आपको इस तरह का सिंबल आएगा, उसे आप क्लिक कीजिए, आपका आ जाएगा। शॉर्टकट है एक तरह से। और यहाँ पे हम लिखेंगे यू एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड, पासवर्ड ट्राई अगेन। ठीक है, और मान के चलिए कोई एक कंडीशन आएगी जब सामने वाले ने पासवर्ड जो है हमारा सेट किया हुआ 555 वो एंटर कर दिया। अब पासवर्ड सेट कर दिया तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, फॉल्स हो गई ना, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाया है। तो लूप क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। लूप एग्जिट हो जाएगी तो इसका अर्थ क्या हुआ कि लूप के नीचे का जो भी कोड रहेगा वो रन होगा। अब लूप के नीचे मैं कोड लिख देता हूँ console.log, और इसमें लिखूंगा योर पासवर्ड इज करेक्ट। और पासवर्ड का ये भी लिख सकते हैं योर पासवर्ड, इसमें $साइन दे सकते हैं हम लोग, पासवर्ड क्या डाला था वो भी बता सकते हैं ना एक तरह से। तो वो डायनामिकली डालने के लिए हमें ये नॉर्मल स्ट्रिंग ना लेते हुए यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। टेम्पलेट स्ट्रिंग लेने के लिए बैकटिक पासवर्ड, और पासवर्ड के सामने पासवर्ड की वैल्यू लिखने के लिए $क्वेरी, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इनपुट पासवर्ड, है ना, जो भी पासवर्ड डाला होगा, इनपुट पासवर्ड इज करेक्ट, एंटर्ड है, एक ही बात है। हाँ, अब यहाँ पे ये प्रोग्राम हमने सेट कर दिया। अब इसमें और कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, इनफ है यहाँ पे। अब इसे रन कर सकते हैं हम लोग। सेव किया, रन किया, आपका प्रॉम्प्ट आया एंटर द पासवर्ड।
मैं इसमें एक काम करता हूँ, सबसे पहले 111 डाल देता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ, लूप रन हो रही है, फिर से आ गया ना, ब्लिंक हो गया, फिर से आ गया, मैं कुछ और डाल देता हूँ, 24 डाल दिया, एंटर किया, फिर से आ गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं ये दिन भर पासवर्ड गलत भरते रहूँ, इसमें आपकी लूप फिर से रन होगी। व्हाइल लूप का अर्थ क्या है कि इनफाइनाइट टाइम लूप रन होगी जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इसकी कंडीशन ब्रेक कर सकता हूँ, कैसे? करेक्ट पासवर्ड डाल देता हूँ मैं, 555 हमारा पासवर्ड सेट किया था, चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी, लूप के बाहर एग्जिट होगी, लूप के बाहर एग्जिट हो गया, ठीक है। हमने 5 बार ये पासवर्ड गलत डाला था, उसका लॉक क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा कंसोल में जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था, एक तरह से उसका ब्लॉकिंग नेचर है, ये जावास्क्रिप्ट के बाहर है, लेकिन ये जो क्या है, ब्राउज़र की तरफ से डिज़ाइन किया गया। अब पॉपअप ने जो प्रॉम्प्ट पॉपअप है, वो उसका नेचर ही है ब्लॉकिंग की, वो आपको कंसोल तब तक नहीं दिखाएगा जब तक वो हट नहीं जाता, इसलिए वो आपको दिख नहीं रहा था, अदरवाइज़ वो अंदर के अंदर चल रहा था। और आप 5 बार देखिए, आप ये चल रही है, यहाँ पे 5 बार हमने गलत डाला, वो आ गया। फिर जब हमने ये डाला था यू एंटर रॉन्ग पासवर्ड, ट्राई अगेन, यहाँ पे आया योर पासवर्ड इज 555 करेक्ट, आप एंटर हो गए हो। समझ में आ गया व्हाइल लूप? ये इनफाइनाइट टाइम चल सकता था, जितनी बार हम गलत पासवर्ड डाले चलेगा। फॉर लूप में ऐसा था क्या? नहीं था। फॉर लूप में हमने कंडीशन सेट कर रखी थी, ग्रेटर देन 1000 2000, कुछ एक लिमिट लगा रखी थी, इसमें वैसा नहीं है। ये आपको समझ में आ गया? एक और एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे क्या है हमारा एग्जांपल, ये हम डाई जो है, जो सांप सीढ़ी खेलते हैं, वो डालते वक्त हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि अगर 6 आया तो ही हमारा लूप एग्जिट होगा, अदरवाइज लूप इज़ अबाउट टू एंड। अब इस प्रोग्राम को भी हम एक बार रन कर लेते हैं, इसे एक काम कर सकते हैं, इसे भी रन कर लेते हैं, और इसे रन करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसे टाइप किया जाए पूरी तरह से या कॉपी कर ले, ठीक है, इसे करेंगे हम कॉपी। हाँ, अब इसमें कुछ मैकेनिज़्म है जो आपको समझने की ज़रूरत है। क्या मैकेनिज़्म है? जैसे क्योंकि ये ब्लॉकिंग कोड रहेगा, इसे हटा देते हैं और यहाँ पे नया कोड। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हटानी पड़ेगी, ओके, इसे हटाना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा, math.trunc, इसे भी हटाना पड़ेगा, 6 math.trunc। तो यहाँ पे जो ये कोड हमने लिया है, इस कोड में सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये डाइस रोल किए। अब डाइस रोल किए, math.random ये एक फंक्शन है हमारे पास, इसे थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या है, किस तरह से हम मैकेनिकली या फिर जावास्क्रिप्ट के इंजन को डाइस रोल करने के लिए कह रहे हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं ऊपर, एक्चुअली इसका ये हटा देते हैं, ओके। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक लेट डाइस, इसे कमेंट आउट कर लेते हैं। हाँ, अब डाइस में हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है, हमारे पास एक math.random करके एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट में। इस मैथ लाइब्रेरी में जाते हैं और इस पर एक मेथड है रैंडम। ये क्या करती है कि ये एक नंबर जनरेट करती है 0 से लेके 1 तक, लेकिन ये 0 से लेके 1 तक कहते हैं ये करती है, लेकिन करती है एक्चुअली 0.99 तक ही। कैसे हम चेक कर सकते हैं, जैसे इसमें जाए हम console.log करें और यहाँ पे डाइस की वैल्यू पुट करते हैं, चेक करते हैं। ओके, देखिए जैसे मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे 0.18, 0.31 ये वैल्यू आ रही है 0 से लेके 1 तक। एक्चुअली ये पूरी 1 तक नहीं आती, 0.99 तक ही आती है। अब हमें चाहिए वैल्यू डाइस पे 6, 1 से लेके 6 तक डाइस पे होती है। हमें 6 की रेंज में अगर इसे लाना है तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा 6 से। इसके लिए हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देते हैं, तो जो वैल्यू हमारी 0 से लेके 0.99 तक आ रही थी, अब ये 0 से लेके 5.99 तक आएगी। कैसे चेक करते हैं, देखिए अब ये 0.65 आई है, नेक्स्ट इटरेशन में देखिए आपकी 2.64 आई है।
अगर और एक इटरेशन करता हो तो 4.53। बेसिकली यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाइड बाय 6 किया है हमने, तो ये 5.99 तक ही आएगी। हमें चाहिए एब्सोल्यूट नंबर 6। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें हाँ, एक और बात कि डायरेक्टली 6 ना लेके, जैसे ये 5.99 तक आएगी, तो हम ये जो बाजू का जो डेसिमल के बाद का पार्ट है इसे कट कर सकते हैं। इसे ट्रंक करना है। ट्रंक करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेशन है जावास्क्रिप्ट में, इसमें मैथ डॉट ट्रंक इसी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। यहाँ पे जाते हैं और हमें लिखना है मैथ डॉट ट्रंक। ओके, अब ये क्या करेगी, ये वैल्यू जनरेट करेगी 0 से लेके 5.99 तक, रेस्ट ऑफ द पार्ट कट कर देगी। अगर 5.99 तक आ रहा है तो ये 5 ही रिप्रेजेंट करेगी, 5.99 नहीं करेगी। एक चेक कर लेते हैं इसे एक बार, यहाँ पे आएंगे, चेक करते हैं। 5 0 0 2 रैंडमली नंबर जनरेट कर रही है। अब हमें चाहिए एब्सोल्यूट 6 नंबर, तो हमारे पास एक तरीका है, हम यहाँ पे +1 कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग +1 करते हैं, सेव करते हैं इसे। अब देखिए आपकी जो लास्ट वैल्यू यहाँ पे आ सकती है वो 6 है। रैंडमली कुछ भी जनरेट हो सकती है। अब ये डाई है, कुछ भी आ सकती है। इटरेशन हमें पता नहीं है, थोड़ा चेक करते हैं 6 तक आती है कि नहीं आती है। हाँ, ये आ गई, 6 आ गई। तो 6 वैल्यू हमें मिल गई। हमें करना क्या है कि हमारी कंडीशन ये है प्रोग्राम में कि ये जो हमारा डाई है, ये हमने डाई सेट करी है, 0 से लेके 6 तक वैल्यू रोल करेगी। फिर हमें इस डाई को, अगर इसमें 6 वैल्यू नहीं आती है तो हम इस वैल्यू को, इस पीस ऑफ कोड को रिपीट करेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेट वैल्यू 6 चाहिए। 6 आएगी तो ही हमारी वैल्यू लूप एग्जिट होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को फिर से कमेंट इन ले लेते हैं। अब देखिए, इसको हटा देते हैं क्योंकि रिपीटेशन है। यहाँ पे समझिए आप, अगर डाइस की वैल्यू जो भी जनरेट होती है 6 के बराबर नहीं है, इसका अर्थ है कि ये कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप में हमारा कंपाइलर एंटर करेगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले एक मैसेज रिप्रेजेंट करेगा, यू हैव रोल्ड डाइस। जो भी वैल्यू हमारी डाइस में रोल हुई है वो मिलेगी। फिर एक और यहाँ पे नई वैल्यू जो डाइस की रोल होगी वो हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 6 तो रोल हुई नहीं है, तो एक बार फिर से डाई रोल करनी पड़ेगी। और हम लूप में डाई रोल करना चाहते हैं, रिपीटेशन पे डाई रोल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम फिर से वही फंक्शन लगाएंगे जो यहाँ पे लगाया है डाइस का, फिर से रोल करेंगे। और अगर फिर से 6 नहीं आती है, अगर 6 है, अगर तो 6 है तो हम कहेंगे कि लूप इज़ अबाउट टू एंड। अगर नहीं है तो क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ये जो जहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे 5 जनरेट हुआ है, 4 जनरेट हुआ है, विदाउट 6 छोड़ के कुछ भी जनरेट हुआ है, तो क्या होगा, फिर से ये लूप यहाँ पे जाएगी, चेक करेगी डाई इज़ नॉट इक्वल टू 6 नहीं है, तो फिर से लूप में एंटर करेगी, फिर से प्रिंट करेगी, क्या करेगी, यू हैव रोल्ड, जो डाइस रोल की है वो। फिर एक बार चेक करेगी कि हमने 5 किया है एंटर, मान के चलिए 5 आया है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे आएगी, फिर से रोल करेगी, 4 आया है, फिर से चेक करेगी 6 के बराबर है, नहीं है, फिर से आएगी, बोलेगी 4 लॉक किया है, फिर आएगी। अगर इस बार अगर 6 आपका प्रिंट होता है तो आपकी कंडीशन चेक होती है, इफ़ डाइस रोल्ड इज इक्वल टू 6, तो क्या होता है कि कंसोल डॉट लॉग लूप इज़ अबाउट टू एंड। अब 6 आपका रोल हो चुका है, ये आपका प्रिंट हो चुका है, फिर से जाएगी 6, डाइस की वैल्यू इस बार 6 है, 6 के साथ कंपेयर करेगी, नॉट इक्वल टू, नहीं, ये फॉल्स हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 6 और 6 इक्वल हो जाते हैं। हमने चेक किया है नॉट इक्वल, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया मतलब आपकी लूप एंड हो गई। और लूप एंड हो गई, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे लूप एंड होने के लिए एक सिम्बॉलिकली एक कंसोल लॉग ले सकते हैं, और इसमें हम लिखेंगे लूप इज़ एंडेड, लूप एंड्स, और यहाँ पे लिखेंगे यू हैव रोल्ड, यू हैव रोल्ड 6, कॉन्ग्रेट्स।
अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। जैसे हम रन करते हैं, ये एक्चुअली ये जो 5 है पहला वाला ब्लू रंग में दिख रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। अब रोल करते हैं। सबसे पहले इटरेशन में हमारी डाई जो रोल हुई है, ये जो हमारा कोड था इसने 3 रोल किया है। 3 रोल किया है, 3 के साथ चेक हुआ है क्या नॉट इक्वल टू 6 है, हाँ करेक्ट है। करेक्ट होने के कारण यहाँ पे हमारा यू हैव रोल्ड 3 मैसेज आया है, यू हैव रोल्ड 3। फिर हमारा डाइस एक बार फिर रोल हुआ है, उस इटरेशन में दूसरे इटरेशन में हमारा 2 हुआ है, नॉट इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 6 के बराबर नहीं है तो इसमें एंटर नहीं करेगी लूप एंटर नहीं करेगी, तो यहाँ फिर से चेक करेगी। हमारा जो वैल्यू जनरेट हुआ था वो 2 हुआ था, 2 6 के बराबर ना होने के कारण कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप में आएगी, फिर से एक बार आपका यू हैव रोल्ड 2 चेक करेगी, एक बार फिर रोल करेगी, तीसरी बार रोल किया 5 आया, फिर 1 आया। अब जो लास्ट टाइम हमारा रोल हुआ था, जो हमारा 1 2 3 4 5th इटरेशन में हमारा 6 रोल हुआ है, रैंडम नंबर 6 जनरेट हुआ है, उसी कारण 6 जनरेट हुआ है। यहाँ पे 6 जनरेट होने के कारण चेक किया कि डाइस रोल्ड इज इक्वल टू 6, हाँ करेक्ट है। करेक्ट होने के कारण आपका इफ कंडीशन में console.log में गया, console.log में लूप इज अबाउट टू एंड। फिर यहाँ पे जब आया तो डाइस की वैल्यू 6 थी ऑलरेडी, 6 वैल्यू कंपेयर किया 6 के साथ, नॉट इक्वल टू 6। मैं यहाँ पे अल्टीमेटली चेक क्या कर रहा हूँ, 6 इज नॉट इक्वल टू 6, नहीं ये तो स्टेटमेंट गलत है ना। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है कि नॉट इक्वल टू होना चाहिए, जबकि ये इक्वल है तो आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हुई, इसका मतलब आपकी लूप एंड हो गई। ये लूप तब तक रन करती है जब तक ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन फॉल्स हो गई, आपका कंपाइलर console.log लूप एंड्स यू हैव रोल्ड 6 कांग्रेट्स प्रिंट करेगा। ये आपका लूप एंड्स यू हैव रोल्ड 6 कांग्रेट्स आ गया है। तो यहाँ पे हमने आज देखी व्हाइल लूप, फॉर लूप की हमने रिवीजन की थी। फॉर लूप में हमारे पास क्या था कि जो हमारी इटरेशन थी वो फिक्स्ड थी, हम डिफाइन करते थे कि कितने इटरेशन हमें लूप रन करनी है। व्हाइल लूप में हमारे पास ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता, इनफाइनाइट नंबर के लिए हमारी इनफाइनाइट रिग्रेशन तक लूप रन हो सकती है। ऐसे कंडीशन में हमें व्हाइल लूप उपयोग में लानी है, और व्हाइल लूप को हमने आज 2 एग्जाम्पल के साथ समझा। पहला हमने पासवर्ड का एग्जाम्पल लिया, दूसरा हमने डाई का एग्जाम्पल लिया। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हमें बाकी की लूप्स जैसे फॉर इन, फॉर ईच, फॉर ऑफ, ये सारी लूप देखनी है। ब्रेक स्टेटमेंट देखना है, कंटिन्यू स्टेटमेंट देखना है, और कौन सी लूप कहाँ पे लगाई जाए ये सब भी हमें देखना है। तो आज की इस असेंबली को यहीं पे एडजर्न करते हैं। थैंक यू।